गुड आफ्टरनून एवरीवन और वेलकम आप सभी को। और प्रोफेसर विनीता अग्रवाल जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए हम सभी लोगों को बुलाया है। और आज का जो दिन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी माना जाता है क्योंकि जब हम वुमेन की बात करते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे कंट्री की या किसी भी कंट्री की वुमेन से होती है। और वुमेन इंक्लूड ऑल एजेस, चाहे वो बच्चा हो चाहे यंग और या फिर ओल्ड एज में। तो जब हम कहते हैं 50% वुमेन है 50% मैन है, तो हमको ये सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि जो अधिकार क्षेत्र हैं वुमेन के वो बराबर हैं मैन के या नहीं है। अगर किसी से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मेजॉरिटी से यही आएगा कि नहीं है। तो हमको ये सोचना पड़ता है भाई क्यों नहीं है। हम जिस एक फैमिली में रहते हैं, वी पासेस थ्रू, ग्रैंड मदर भी होती है, मदर भी होती हैं, सिस्टर भी होती हैं, फिर डॉटर्स हैं। जब हम घर की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी वुमेन हैं उनको बराबर के अधिकार हों, और उसके लिए हम प्रयत्न भी करते हैं। वो हम इस वजह से करते हैं कि हम पढ़े लिखे भी हैं और सक्षम भी हैं इसमें। लेकिन ये बात जो है जब हम देश के लिए करते हैं, पूरे पूरे समाज के लिए करते हैं, वहाँ ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं पर्सनली समझता हूँ वो एजुकेशन है। अगर किसी चीज़ का रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए, वो सबसे बड़ा रिजर्वेशन जो होना चाहिए, जितने भी वुमेन है सबको पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। तभी हमारा जो समाज है, सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, देश जो हम कहते हैं, तो वो तरक्की कर सकता है। अगर वुमेन्स आगे नहीं आती हैं तो मेरे हिसाब से तो 50% अगर में से 10% ही पार्टिसिपेट करती हैं तो 40% जो हैं तो हमारी जो है पावर कम हो जाती है उस हिसाब से। हालांकि वो घर में काम करती हैं, घर को संभालती हैं, वो एक अपना अलग उसका अपना वो है, लेकिन फिर भी सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे वुमेन का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि एजुकेशन जो है हर फीमेल की, और कुछ दें ना दें आप, कम से कम एजुकेशन हर बच्चा जो वुमेन है हर किसी को मिलना बड़ा ज़रूरी है। और उससे बहुत ही चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। और मेरा अपना मानना है, शायद आपको बड़ा अजूबा सा लगे, जो देश की हमारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, इफ ऑल द वुमेन आर एजुकेटेड तो ये अपने आप ही कंट्रोल में आ सकती है। और बहुत चीज़ें हैं, जितनी कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं वो सब दूर हो सकती हैं। क्योंकि जैसे ही आप एजुकेशन किसी को, वुमेन को देंगे, किसी को भी देते हैं, चाहे मैन हो वुमेन हो, तो वो जिसको कहना चाहिए गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेरा तो आज का कहना जो है इंटरनेशनल वुमेन डे पे यही है कि दैट वी मस्ट respect every woman and we also protect every woman। क्योंकि दिमागी तौर पे तो वो किसी भी मेल से पीछे नहीं है, मैन से, लेकिन थोड़ा सा फिजिकली वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए respect and the protection should go together as far as any woman of any age is concerned। एजुकेशन पे मैं बोल ही चुका हूँ, और एम्पावरमेंट अपना भी आ जाएगी जब वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। इतने ही शब्दों के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। और थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर आपके मार्गदर्शन के लिए। और ये हम लोगों ने प्रोग्राम एज मेडिकल कंसल्टेंट्स एंड एज ए मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अवेयरनेस जनरेट करें फॉर डिफरेंट डिजीज़ेज़ और लोगों को बताएं कि क्या किया जा सकता है जिससे ये जो बीमारियां हैं जितनी जल्द से जल्द पकड़ में आए और उनको हम या प्रिवेंट कर सकें या उनका जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें ताकि ये बढ़े ना। इसी उसको रखते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हम लोग डिफरेंट स्पीकर्स को इनवाइट किया है।
डिफरेंट डिजीजेस के बारे में बात करने के लिए। उससे पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर अफजल अजीम जो हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार हैं, वो इंट्रोड्यूस करें स्पीकर्स को। A very good afternoon to all of you, and I invite you all to join the celebration of International Women's Day today. I just want to carry on the message like what Director Sir has said and what Dr. Vinita has said. Like this is a moment where we have to realize the empowerment of the women. This is the time to give them the empowerment, education, and this will help to build up the nation and the society as a whole. आज के दिन हमारे पास बहुत ही एमिनेंट और बहुत ही मशहूर और अपनी अपनी स्पेशलिटीज के बहुत ही विद्वान लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, जिन्होंने एक ही स्पेशलिटी में एक ही एरिया में डेकेड्स में काम किया है और वो अपना एक्सपीरियंस और अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ दो स्पेसिफिक डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गौरव अग्रवाल, जिन्होंने एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी में ही इज वर्किंग फॉर सेवरल डेकेड्स। He is a great teacher, a great orator, and he has got experience of many decades. And I am like sure that all the audience will be benefited by his talk. We have got Professor Anju Rani. She is a gynecologist in General Hospital SGPGI for many decades, and she will enlighten us on cervical cancer. And definitely that would be like a word of good for the entire audience and for the entire women community. We have got Professor Amita Agarwal. She is the professor and head department of clinical immunology. She is a great clinician, a great tutor, a great researchist, and a great teacher. And I'm sure that you will all be benefited by her talk. Last but not the least, we have got Professor Preeti Davargao. She's professor in the department of endocrinology, and she'll be sharing her experiences of the thyroid problems in women. मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास इतने अच्छे एक्सपीरियंस स्पीकर्स हैं आज, so you take this opportunity to get enlightened on the various aspects of the diseases which are very common in the female population. Thank you very much. Thank you, Dr. Afzal. So we move on to the first talk, which will be about the awareness and early diagnosis of breast cancer. So I request Professor Gaurav Agarwal to present his view. धन्यवाद प्रोफेसर विनीता अग्रवाल और धन्यवाद डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन सर, डॉक्टर अफजल अजीम एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मुझे लगता है बहुत सामयिक और बहुत सार्थक प्रयत्न है कि हम महिलाओं में होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करें और ये चर्चा करें कि कैसे हमारे समाज में इन बीमारियों की वजह से जो क्षति हो रही है उसको हम कम करने की कुछ चेष्टा करें। तो शुरुआत में सबसे पहले मुझे बोला गया है कि महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में जो सबसे आम कैंसर है स्तन कैंसर, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूं। स्तन कैंसर भारतवर्ष में और दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सबसे आम कैंसर है। भारत में लगभग जितने कैंसर महिलाओं में होते हैं उसके लगभग 30% स्तन से उनकी उत्पत्ति होती है। और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये कि इस कैंसर से होने वाली जितनी मृत्यु महिलाओं में हो रही है उसका लगभग 50% स्तन कैंसर की वजह से होती है। एक और बड़ी समस्या को उत्पन्न करने वाली बात यह है कि भारतवर्ष में बहुत सी महिलाओं को ये स्तन कैंसर यंग एज में 50 वर्ष से कम उम्र में होता है। पिछले वर्ष लगभग 2 लाख नई महिलाओं को नए ब्रेस्ट कैंसर केसेस को देखा गया, उनका इलाज किया गया भारतवर्ष में। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और जिस रफ्तार से ये बीमारी हो रही है हमारे समाज में, ये इंसिडेंस हर साल बढ़ता चला जा रहा है। ये सब हमें परेशान करने वाले आंकड़े हैं और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात क्या है कि हम आज भी बहुत सी महिलाओं को क्योर नहीं कर पाते, उनके स्तन कैंसर को क्योर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका डायग्नोसिस, उनका निदान एक लेट स्टेज में होता है। जबकि हम जानते हैं कि यदि प्रारंभिक अवस्था में अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में अगर हम इस बीमारी को डायग्नोज करें तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। और ये बड़ी आसानी से इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जा सकता है। ज़रूरत है जागरूकता की, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को इनकरेज करने के लिए
यानी कि महिलाएं स्वयं से अपने स्तन की समय समय पे जांच करें और स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करें, यानी कि बीमारी न होते हुए भी वर्ष दर वर्ष वो अपनी जांच कराएं। और ये सब इस वजह से, क्योंकि यदि हम प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी का निदान करेंगे तो हम ज़्यादातर महिलाओं को इस बीमारी से क्योर कर सकते हैं। तो हमारे समाज में स्तन कैंसर की वजह से जो नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, उसको कम करने या खत्म करने की दिशा में मेरी नज़र में और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की नज़र में ये 3 स्टेप्स ज़रूरी हैं: अर्ली डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट और रिसर्च। अर्ली डिटेक्शन आज के इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा ध्येय यही है, और इसको अर्ली डिटेक्शन कर पाने के लिए, यानी प्रारंभिक अवस्था में स्तन कैंसर को जान पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है अवेयरनेस की, जागरूकता की। दूसरी ज़रूरत है स्क्रीनिंग, यानी कि इवन दो उस महिला को कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई सिम्टम ना भी हो तो भी वो साल में एक बार डॉक्टर से जांच कराए। और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस। तो शुरुआत में मैं अवेयरनेस के बारे में ही बात करता हूँ। कैसे अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस से हम समझते हैं कि हम जिंदगियों को बचा सकते हैं और महिलाओं की स्तन को बचा सकते हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत या जागरूकता की ज़रूरत सबसे पहले इस बात की है कि हमारा समाज ये समझे कि स्तन कैंसर एक आम बीमारी है, ये किसी भी महिला को हो सकती है। दूसरे शब्द में बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि इसको इसके जीवन काल में स्तन कैंसर नहीं हो सकता। कुछ खास कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे कि हम समझते हैं कि किसी स्त्री को कैंसर होने की आशंका बाकी स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन कोई भी इससे इम्यून नहीं है। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हम समझें कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे जीवन से जुड़े, ऐसे क्या फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जिनसे स्तन कैंसर होने की आशंका बढ़ सकती है। इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही हमारे को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो कि वार्निंग साइंस समझे जा सकते हैं, जिनके होने से हमको खतरे का आभास होना चाहिए, हमें सचेत होना चाहिए और हमको तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता इस बात की भी चाहिए कि हम स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में स्तन कैंसर को डायग्नोज कर पाएं। और इस संदर्भ में मेरी नज़र में स्तन को स्वयं से जांच करना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एक बहुत ही अहम कड़ी है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करूंगा। और फिर आवश्यकता इस बात की भी है कि हमें जागरूकता हो कि स्तन कैंसर का डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते में, ये रिस्क फैक्टर्स यानी ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स आपके जीवन से जुड़े जिनकी वजह से स्तन कैंसर होने की आशंका बढ़ सकती है। ये अंदरूनी हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल यानी बाहरी हो सकते हैं। आप में से बहुतों को जानकारी होगी कि बहुत सी बीमारियां अनुवांशिक होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकती हैं, और ये एक अंदरूनी पर्सनल रिस्क फैक्टर है। ऐसे ही कुछ और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि माहवारी यानी मेंसेस का बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू हो जाना और बहुत लेट एज तक चलते रह जाना, यानी कि मेनोपॉज बहुत लेट होना। ये सारे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं पर्सनल रिस्क फैक्टर्स के। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा मॉडिफाइबल हैं, जिनके ऊपर हमारा बस है, हम इनको बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे तंबाकू का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल, चाहे वो खाने का तंबाकू हो, चाहे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, किसी प्रकार से स्मोक करने वाला तंबाकू हो, शराब का सेवन, व्यायाम न करना, मोटापा होना, ऐसी महिलाएं जो कि अपने आइडियल बॉडी वेट के बहुत क्लोज हैं या बिल्कुल उनका बॉडी वेट आइडियल है, उनको स्तन कैंसर होने की आशंका बाकी महिलाओं के कंपैरिजन में, जो कि मोटी हैं, उनके कंपैरिजन में कहीं कम है। तो ये सारे वो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिनके ऊपर हमारा बस चलता है। अब हम आते हैं स्क्रीनिंग के बारे में बात करने पर। मैंने बोला स्तन का स्वयं से स्त्री द्वारा जांच करना ये बहुत ही कारगर और मेरी नज़र में बिल्कुल सस्ता यानी मुफ्त और ऐसा तरीका है जिसमें आपको किसी शर्म का नहीं फेस करना है, किसी दूसरे इंसान के पास नहीं जाना है। आपको सीखना है कि कैसे महीने दर महीने स्वयं से आप अपनी जांच करें।
इसके अलावा स्क्रीनिंग के 2 और बहुत कारगर तरीके हैं, वो है एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन, एक डॉक्टर द्वारा आपकी शारीरिक जांच, जो कि यूजुअली हम लोग कहते हैं हर स्त्री को 40 वर्ष की अवस्था के बाद में करानी चाहिए, और मेमोग्राफी जो कि एक खास प्रकार का एक्सरे है। और इन तरीकों को इस्तेमाल करके, इनको प्रैक्टिस करके हम प्रारंभिक अवस्था में स्त्री के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करें, कैसे करें, इसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। हर स्त्री जिसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा की है, उसको हम लोग ये सलाह देते हैं कि महीने में एक बार मिड साइकिल, यानी जिस दिन माहवारी बंद हुई उसके 5वें से 7वें दिन के आसपास आप स्वयं से अपने स्तन की जांच करें। इसको करने में आपको अपने स्तन को इंस्पेक्ट करना है, देखना है और उसको फील करना है, उसको पैल्पेट करना है। इसको करने के लिए पहले खड़े होकर के या बैठ के करना है और फिर लेट के भी करना है। ये देखना है कि आपके स्तन के साइज, उसके शेप में कोई बदलाव तो नहीं आया है, उसकी स्किन पे, निपल पे कोई बदलाव तो नहीं आया है, उसमें कोई वो अंदर को धंस तो नहीं रही है, कोई उसमें डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है। कैसे इस प्रक्रिया को करें, इसको आप जानने के लिए कई प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। SDPGI ब्रेस्ट सेल प्रोग्राम की जो वेबसाइट है, उस पर भी आपको स्टेप वाइज गाइड आपको मिल सकती है, जैसा कि कई और वेबसाइट्स और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में भी आपको मिल सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा वो कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जिनकी वजह से किसी स्त्री को एक डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। और ये जरूरी है जानना कि ये सारे सिम्टम्स आम सिम्टम्स हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये सिम्टम हुआ तो आपको कैंसर हो ही गया, लेकिन इसकी वजह से आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है, क्योंकि वो डॉक्टर जांच करके ही बता पाएगा कि ये सिम्टम कैंसर की वजह से है या किसी और कारण से। मामूली एसिमेट्री ब्रेस्ट में होना एक स्वाभाविक और आम चीज है, लेकिन ऐसी स्त्री जिसके ब्रेस्ट सिमेट्रिकल थे या जो पहले स्थिति थी उससे अलग कोई चेंज इन शेप और साइज ऑफ द ब्रेस्ट अगर ये नजर आता है तो ये खतरे की बात हो सकती है। स्तन की त्वचा के में कोई डिम्पल या गड्ढा सा दिखना या उस पर कोई उभार दिखना या पकरिंग होना, ये खतरे की बात हो सकती है। स्तन कैंसर और तमाम और तरह की स्तन की बीमारियों का एक सबसे आम लक्षण स्तन में होने वाली गांठ होती है, खासकर ऐसी गांठें जिसमें कोई दर्द नहीं हो रहा और जो गांठ जिस जगह पे है वहीं स्थिर है, वो मूव नहीं कर रही, इधर उधर नहीं जा रही। आर्मपिट में यानी कांख में बगल में कोई गांठ होना जिसमें कोई दर्द नहीं हो रहा, ये खतरे का निशान हो सकता है। निपल से डिस्चार्ज, खासकर ऐसा डिस्चार्ज जिसमें कि ब्लड मिक्स्ड द्रव्य आ रहा है, खून से मिश्रित द्रव्य आ रहा है, या निपल में कोई एक रैश बन गई है, पपड़ी सी जम रही है, उसके सतह पे लाली दिख रही है या घाव सा बन रहा है जो ठीक नहीं हो रहा। स्तन में दर्द होना एक बहुत ही स्वाभाविक आम समस्या है। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसने जीवन काल में कभी ना कभी स्तन में दर्द ना महसूस किया हो। माहवारी के साथ साइक्लिकल पेन एक आम समस्या है, लेकिन अगर किसी एक खास जगह पे और खासकर 40 वर्ष के बाद की अवस्था में एक दर्द महसूस हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा और वहीं स्थिर है, तो ये एक समस्या का कारण हो सकता है। निपल्स के अंदर की तरफ धंसना, उनके साइज में, उसके शेप में कोई बदलाव आना, ये भी एक खतरे का लक्षण हो सकता है। स्किन की जो त्वचा है उस पे किसी एक हिस्से में खुरदुरापन, ऑरेंज पील जैसा उसका अपीयरेंस, यानी नारंगी के या संतरे के छिलके जैसा दिखना, उसके कलर में डिफरेंस आना, तो ये भी एक खतरे का साइन हो सकता है। इन किसी भी समस्याओं को या सिम्टम्स को अगर आप फेस करते हैं तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है, इस प्रकार से देख करके ये बता पाएंगे कि क्या आपको किसी और जांच, किसी इलाज की आवश्यकता है या नहीं। मेमोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। मेमोग्राफी किसी सिम्टम को इन्वेस्टिगेट करने, उसकी जांच करने के लिए की जा सकती है या फिर स्क्रीनिंग के लिए भी की जा सकती है। यानी ऐसी महिलाएं जिनको कोई समस्या, कोई सिम्टम नहीं भी है, उनको भी साल में एक बार मेमोग्राफी करने की एडवाइस दी जाती है 40 वर्ष के बाद की उम्र में। मेमोग्राफी एक खास प्रकार का एक्सरे है जिसमें 2 प्लेट्स के बीच में स्तन को कॉम्प्रेस करके और एक्सरे लिया जाता है और इस प्रकार का चित्र हम लोग देख पाते हैं, जो कि स्तन के अंदर गहराई तक हमें देखने की क्षमता देता है, जिससे ऐसी गांठें भी, ऐसी लीजन्स भी जो कि हम महसूस न कर पाए, पैल्पेट न कर पाए, उनको भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं।
यानी कि ये हमें ये क्षमता देता है, ये जांच, कि हम बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में बीमारी की जानकारी ले पाएं, जैसा कि इस एक्सरे में दिख रहा है। स्तन का अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत कारगर विधि है स्तन के अंदर किसी लीजन के, किसी गांठ को पहचानने के लिए। और कुछ महिलाएं जिनको की खास प्रकार के कुछ खतरनाक लम्प्स यानी गांठें महसूस हो सकती हैं, जो डॉक्टर देख करके पहचानता है, उनको नीडल बायोप्सी करने की भी सलाह दी जा सकती है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि एक सिरिंज और नीडल के सहारे से कुछ कोशिकाएं वो डॉक्टर निकाल सकता है, या एक नीडल बायोप्सी गन से कुछ टिश्यू निकाल सकता है, जिसको कि एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट फिर पहचान पाता है कि क्या उसमें कैंसर है या नहीं है। ऐसी महिलाएं जिनको कोई कैंसर डायग्नोज हो चुका है, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ब्रेस्ट कैंसर किसी एक इलाज से, किसी एक प्रकार के इलाज से क्योर नहीं किया जा सकता, पर अगर हम सही कॉम्बिनेशन में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कैंसर की दवाइयाँ, हार्मोन ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसका सही मिश्रण इस्तेमाल करें तो बहुत सी महिलाओं को हम लोग क्योर कर सकते हैं। स्तन कैंसर का इलाज बेहतर ऐसे ही जगहों पे, ऐसे ही अस्पतालों में हो सकता है जहां ये सभी सुविधाएं एक छत के नीचे अवेलेबल हैं, और हम फॉर्चुनेट हैं, एसजीपीजीआई उनमें से एक अस्पताल है। और आज सारी इस बातचीत का निष्कर्ष ये स्टेटमेंट है कि अगर हम स्तन कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर पाएं तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। ये आंकड़े आपको इस बात का उदाहरण देंगे। अगर हम स्तन कैंसर को फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में डायग्नोज कर लें तो हम लगभग 90% महिलाओं को इस बीमारी से क्योर कर सकते हैं। अगर ये थर्ड स्टेज में डायग्नोज होता है, यानी कि जबकि ट्यूमर का साइज बढ़ चुका है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का है, या स्तन के ऊपर की त्वचा को उसने ग्रसित कर लिया है, या बगल में आंख में बड़ी गांठों का बनना हो चुका है, तो फिर क्योर रेट घट के 70% के आसपास रह जाता है। और अगर ये कैंसर फैल के गुर्दे, फेफड़ों में, गुर्दे में, या लिवर में, या हड्डियों में पहुंच चुका है, तो फिर ये क्योर रेट बहुत ही कम रह जाता है। तो कहने का निष्कर्ष ये है कि स्तन कैंसर अर्ली स्टेज में क्योरेबल है। जरूरी है कि हम लोग इसके बारे में जागरूक हों, जानकारी रखें, स्वयं से अपनी जांच करें, स्क्रीनिंग कराएं, जिससे वो महिलाएं जिनके जीवन काल में ये कैंसर होना है, उनको प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज कर पाएं। तमाम ऐसे जरिए हैं, ऐसे मीडिया हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से आपको ये जानकारी और मिल सकती है, जैसे कि एसजीपीजीआई ब्रेस्ट हेल्थ प्रोग्राम का वेबसाइट। तो फाइनली मैं आपको ये मैसेज के साथ में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस, जागरूकता, उसको प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज करना और उसका कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीमोडालिटी ट्रीटमेंट, यही तरीके हैं स्तन की कैंसर की वजह से होने वाली मृत्यु को बचाना और स्तन को बचाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर गौरव अग्रवाल। बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया। इतना मेरे ख्याल से सभी को लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर साहब ने समझाया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करा जा सके, और उसको किस तरीके से हम लोग अर्ली स्टेजेस पे अगर डायग्नोज करते हैं तो किस तरह से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम लोगों के, सभी लोगों के का ये एक्सपीरियंस है कि अगर जल्दी स्टेजेस में होता है तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ लेडीज लीड करती हैं, अगर इनफैक्ट अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं तो भी। सो थैंक यू डॉक्टर गौरव अग्रवाल। अब हम डॉक्टर अंजू रानी हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट, वो एक और कैंसर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ऐसा कैंसर है जिसको हम जानते हैं कि प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसीलिए उसके बारे में डॉक्टर अंजू रानी बात करेंगी, सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अंजू रानी को कि वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता। डॉक्टर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. धीमन सर, डॉक्टर अफजल आजमी, सबसे पहले मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे पे आपने स्त्रियों से संबंधित जो इश्यूज है, जो परेशानी है, उसकी आपने चर्चा करने को सोचा है। और सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो पूरे विश्व में एक बहुत ही समस्या, खास करके जो विकासशील देश है जैसे हमारा देश इंडिया, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो आंकड़े हैं बहुत ही डरावने हैं।
सर्वाइकल कैंसर सबसे पहले मैं आपको ये आंकड़ा दिखाना चाहूंगी, ये बिल्कुल लेटेस्ट बिकॉज मुझे मिल गया इसलिए मैंने इसको इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ अपने स्लाइड्स में। ये 2020 ग्लोबोकॉन आप सभी को पता है, ये WHO की बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर करीब करीब 2 लाख पर एनम, हर साल 2 लाख नए केस ब्रेस्ट कैंसर के मिलते हैं हमारे देश में। ये सिर्फ हमारे देश की महिलाओं में कैंसर का आंकड़ा है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर ये करीब करीब 1 लाख से ज्यादा है, और उसके बाद ओवरी और बाकी और कैंसर आते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में नंबर 1 तो नहीं है, बट नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 पे आता है। ये अर्बन जो शहर है वहाँ के लिए ICMR एक स्टडी जो सबसे रिलायबल स्टडी है, उनके अनुसार अगर आप देखें तो गांव में अभी भी सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है। अगर हम अपने देश को दुनिया के मैप पे रख के देखें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस, कितना ये मिलता है हर साल और कितना इससे मौत होती है, तो हम लगभग 1/4 कंट्रीब्यूट करते हैं इंसिडेंस और मोर्टेलिटी दोनों सर्वाइकल कैंसर के रूप में। इसको यूं अगर हम कहें कि हर 8 मिनट पे एक महिला की मौत होती है सर्वाइकल कैंसर से। करीब करीब 70,000 महिलाओं की मृत्यु होती है इस कैंसर से। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ा बर्डन है हमारे देश पे। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहे मैंने, एक एयरबस 320 अगर महिलाओं से भरा हुआ हो, ये लगभग हर रोज महिलाएं इतने अनुपात में उनकी डेथ होती है। अगर एक तरह से आप सोचिए कि हर पर डे एक ऐसी विमान क्रैश होती है विच इज इक्विवेलेंट टू द डेथ ऑफ सर्वाइकल बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। पर दुख की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो पूरी तरह से लगभग इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। इसके बावजूद इसकी जो स्थिति है वो इतनी भयावह है। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि सर्विक्स ऐसा जैसे ब्रेस्ट इजीली आप देख सकते हैं, आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सिमिलर वे में सर्विक्स ऐसा ऑर्गन है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। हमें पता है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, ये बिकॉज ऑलमोस्ट सभी को पता होगा HPV वायरस होता है, दैट इज वही इसका कारण है। इसके अलावा एक जो अच्छी चीज है कि ये वायरस इन्फेक्ट करके एक बहुत ही लंबा पीरियड बच्चेदानी के मुंह के रास्ते पे एक क्रिएट करता है, एक सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि कैंसर नहीं है, बट वो संभावना है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कैंसर से पहले का जो स्टेज है प्री इन्वेजिव, ये बहुत लंबा होता है, 10 से 15 साल होता है, और वो हमें एम्पल टाइम देता है कि हाँ इस समय कुछ करें ताकि महिला को कैंसर ना हो। और हमारे पास सारे टूल्स मौजूद हैं जिससे कि हम इसको ना होने दें, चाहे वैक्सीनेशन हो या स्क्रीनिंग हो या डायग्नोस्टिक टूल हो या ट्रीटमेंट हो, सब कुछ हमारे पास मौजूद है इसके लिए। कौन है, किसको ज्यादा ये कैंसर होने के खतरे होते हैं? जिसको कि जो एक बार सेक्सुअली एक्टिव है उनमें खतरा नॉर्मल से ज्यादा होता है, खास करके 2 से 3 साल के बाद ये खतरा बढ़ता है। अगर एक से ज्यादा पार्टनर है या वाइफ को हस्बैंड का एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हाँ वो बेरल मेथड नहीं यूज करते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ से या पार्टनर से इन्फेक्शन एक दूसरे को क्रॉस होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन में यूजुअली इरोजन एंड वो जो पार्ट है वो वीक हो जाता है। इम्यून सप्रेस्ड महिलाएं जैसे जिनको बहुत सारे प्रेगनेंसी करते हों या स्टेरॉइड्स पे हों या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट की बहुत ही अच्छे प्रोग्राम चलते हैं और हमारे पास किडनी डोनर और किडनी रेसिपिएंट दोनों ही आते हैं, और इन दोनों का हम लोग पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ज़रूर करते हैं। तो लगभग 5 से 10 स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में ज़रूर होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी एंड HIV ये सब आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं और HPV इन्फेक्शन नेचुरली इनमें ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। स्मोकिंग जो कि हर कैंसर में एक कारण ज़रूर होता है। एंड सबसे ज़रूरी मैं आपको बताऊं कि जिस महिला को पैप स्मीयर 5 साल से पहले हुआ है या नहीं कराया, उनको कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये पिक्चर उनके लिए जो नॉन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बच्चेदानी के
बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो उसी को हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसके जो एंडोसर्विक्स अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट एक जगह पे जंक्शन होती है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। इट इज नॉट एन एरिया, इट इज अ कंप्लीट वाइड जोन, एंड यही वो जोन है जो कि डायनेमिक होता है, ये हर वक्त चेंज होता रहता है, और इसी जोन पे कोई भी इन्फेक्शन अटैक करते हैं और सारे चेंजेस यहीं पे होते हैं। सो वी हैव हम उसी जोन को फोकस करते हैं। ये दो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, इनके बिना ये अधूरा है सर्वाइकल कैंसर की चर्चा। पहले हैं जॉर्ज पैपनिकोलन। ये इन्होंने बहुत सालों तक महिलाओं के जो सर्विक्स से एक्सफोलिएट होते रहते हैं सेल, उसको माइक्रोस्कोप पे डाल के देखा करते थे, एंड अल्टीमेटली इन्होंने ये पैप्समेयर स्क्रीनिंग टेस्ट बताई, क्योंकि इसमें इन्होंने चेंजेस देखे कि ये चेंजेस हो रहा है जो कि अल्टीमेटली कैंसर में लीड करता है, और इन्हीं के नाम के ऊपर पैप्समेयर टेस्ट पड़ा है। दिस इज ये मोर देन 60 इयर्स पुराना टेस्ट है, और आज भी ये काफी, मैं कहूँगी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है अगर इसको सही तरीके से करा जाए। दूसरे ये जर्मन वायरोलॉजिस्ट है हराल्ड ज़ोर हसैन, इनको नोबेल प्राइज मिला 2008 में। He used to look for the cause of cervical cancer, and finally he got the DNA of HPV virus into the cancer cell, cervical cancer. So he brought up the promise for eradication of cervical cancer. So now HPV virus is the cause, primarily this is the cause of cervical cancer, and we all know now, and this is the most common viral sexually transmitted disease also. Globally, more than 50% of sexually active adults have harboring this virus, could be low risk, could be high risk, and this virus doesn't cause any problem. ये कुछ भी परेशानी नहीं करता, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है, और सिम्टोमेटिक होता है, सबक्लिनिकल, मल्टीफोकल, यूजुअली एक साथ पेरिएनल, वल्वा, वेजाइना, ये मल्टीफोकल होता है, बहुत जगह एक साथ अटैक करता है, एंड परसिस्टेंट, दिस इज द प्रॉब्लम। ये परसिस्टेंट होकर के अगर बॉडी ने क्लियर नहीं किया तो ये सभी किस सेल्स में चेंजेस करता है। ये बहुत ही कम लो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आती है, एंड कोई भी ड्रग इसके लिए अवेलेबल नहीं है मतलब कोई वायरेमिया वगैरह नहीं करता ये। एचपीवी वायरस 100 से भी ज़्यादा इसके स्ट्रेन होते हैं, कुछ लो रिस्क होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क होते हैं, कुछ हाई रिस्क होते हैं। दो जो स्ट्रेन है 16 एंड 18, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड प्री कैंसर लीजन। सो जैसा मैंने कहा कि ये इन्फेक्शन 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत एडल्ट्स में जो सेक्सुअली एक्टिव उनमें होता ही होता है, पर बॉडी इनको क्लियर कर लेती है। बाई एंड ऑफ 2 years ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वायरस इज बीइंग क्लियर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। ये इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी की एज अगर 17 साल से कम होती है तो ऐसे में जो बदलाव में जो प्री कैंसर चेंजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इन्वेजिव कैंसर भी 5 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जिनकी शादी, जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी 18 साल के बाद में शुरू। ये सर्वाइकल कैंसर की एक हिस्ट्री है, ये नेचुरल हिस्ट्री कैसे सर्वाइकल कैंसर होता है। सबसे पहले आपने देखा एचपीवी इन्फेक्शन होता है, एंड ये इन्फेक्शन का एज जो है यही एज है 15 टीनेजर्स में। ये इन्फेक्शन यूजुअली बॉडी क्लियर कर लेता है, बट कुछ इन्फेक्शन परसिस्टेंट हो जाते हैं, हाई रिस्क वाले जो होते हैं वो फिर प्री कैंसर करते हैं, और प्री कैंसर का जो उम्र होता है वो फिर 30s के आसपास होता है, एंड ये प्री कैंसर 10 से 15 साल लगाते हैं कैंसर बनने में। सो नेचुरली 45 to 55 years मैक्सिमम इसी एज ग्रुप में। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं होता, इसके पहले नहीं होता, पर ये एज ग्रुप ही सबसे वल्नरेबल है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एचपीवी इन्फेक्शन आपको होने वाला है उसके पहले आप वैक्सीनेशन करिए, जिससे कि जो हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। एचपीवी वैक्सीनेशन सबसे कारगर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सफल उपाय है इससे बचने का। हमारे देश में लड़कियों को सिर्फ लगता है, पर कुछ देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यहाँ पे लड़के लड़कियों दोनों को लगता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब जहाँ पे अगर सेल्स में चेंजेस आ गए, जो प्री कैंसर सेल्स है, यहाँ पे भी अगर हमने पकड़ लिया तो पेशेंट, वो मरीज को कैंसर नहीं होगा। WHO ने
चूंकि हमारे ऐसे देशों में बहुत अच्छी हेल्थ सिस्टम जो पेरीफेरी वहाँ पे स्क्रीनिंग की सुविधा बहुत नहीं होती, तो वहाँ पे कुछ ऐसी इन्होंने स्क्रीनिंग मेथड बताए हैं, जैसे वाया विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड एप्लीकेशन, वो मैं आगे बता दूंगी, वो आप लगाइए और जो आपको लीजन दिखता है वो इमीडिएटली यू ट्रीट इट, डोंट लीव इट, बिकॉज ये पेशेंट आपके पास टर्शियरी केयर सेंटर में नहीं आएंगे, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रीट कर दिया तो इसको कैंसर नहीं डेवलप होगा। एंड टर्शियरी प्रिवेंशन एज सभी हम जानते हैं कि जब कैंसर हो गया, पर यहाँ पे मैं फिर बोलना चाहूंगी, अगर कैंसर स्टेज 1 में, जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया, हमारे यहाँ पे भी स्टेज 1 में आया, मतलब वो बिल्कुल सर्विक्स तक लिमिटेड है, कहीं और नहीं स्प्रेड हुआ है, तो इसकी काफी हद तक ये क्योर हो जाता है। पर एक बार सर्विक्स के बाहर आ गए, पैरामीट्रियम, वेजाइना एंड इट इज स्प्रेडेड आउट, तो फिर इसमें हम कैंसर को ट्रीट नहीं कर पाते, हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो आइए, जो प्रिवेंशन का जो मेन है वो है वैक्सीनेशन। दिस इज अ रियलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। ये आप देखिए, इसमें जो सबसे कारगर है उपाय कैंसर कंट्रोल में वो वैक्सीनेशन ही है, उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। HPV वैक्सीन के बारे में थोड़ी बातें जरूर बता दें, क्योंकि ये बहुत ही आम प्रश्न भी होता है हमारे सामने और जानना भी चाहिए। ये वैक्सीन बहुत कारगर है, क्योंकि ये लगभग 20 साल होने जा रहे हैं इस वैक्सीन को आए हुए, तो इसकी जो फाइनल ट्रायल है वो अभी आनी है, बट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस है और जो इससे जो रिस्पांस देखा गया वो बहुत अच्छा, बहुत सारे ट्रायल हो चुके हैं पूरे दुनिया में। ये वैक्सीनेशन WHO का रिकमेंडेशन है कि इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को जरूर लगाएं और सिर्फ 2 डोज ही लगाएं। उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, पर 26 साल तक लगा सकते हैं, पर वो उतना, बल्कि 45 साल तक की उम्र में लगा सकते हैं, पर इनको फिर 3 डोज देनी पड़ेगी 2 डोज की जगह, और फिर ये उतना कारगर नहीं होता है। अब HPV वैक्सीन सिंगल डोज का भी ट्रायल हो रहा है, ज्यादा उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में एक ही डोज से काफी काम चल जाएगा। ऑप्टिमम टाइमिंग फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इज बिफोर एक्सपोजर टू द सेक्सुअल डेब्यू, यही इनका कहना है। इसीलिए इतनी कम उम्र को चूज किया गया है कि 9 से 14 साल में ही लगा दीजिए, ताकि इन्फेक्शन इनको हो ही ना। ये रहा वैक्सीनेशन और HPV इन्फेक्शन। अब हम स्क्रीनिंग की बात करें तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ये भी एक दूसरा हमारे पास हथियार है जिससे हम कैंसर को होने से बचा सकते हैं। जो मकसद होता है सर्वाइकल स्क्रीनिंग का, टू डिटेक्ट कैंसर से पहले की लीजन। कैंसर तो जब हो जाएगा तो पेशेंट कुछ ना कुछ परेशानी से आपके पास आएंगे, बट स्क्रीनिंग इज मेन थिंग, जिसे हम कैंसर होने से पहले वाली जो प्री कैंसर फेज है, क्योंकि ये बहुत लंबा फेज होता है, इसको पकड़ना। हर देश की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती है। हमारे देश में हमारा फॉक्सी जो नेशनल बॉडी है गायनेकोलॉजिस्ट का, ये हमारे इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो गुड रिसोर्सेज सेटिंग्स, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे पास HPV टेस्टिंग भी है, हमारे पास पैप स्मेयर भी है, हमारे पास वाया भी है, बट जो गांव वाले हैं वहाँ पे वाया, ये सिर्फ इंस्पेक्शन है, विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिड एप्लीकेशन, दिस इज द मोडालिटी। एज क्या है, तो टारगेट एज जो होता है वो 25 से 65 साल होती है इनके लिए, बट अगर वाया हम कर रहे हैं तो सिर्फ 30 से 65 साल। एक बार मेनोपॉज हो गई तो ये इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जोन फिर अंदर चला जाता है, तो आप बाहर से देख नहीं सकते। कब करा रहे हैं, तो प्राइमरी HPV टेस्टिंग करा रहे हैं, या HPV प्लस पैप स्मेयर अगर आप कर रहे हैं तो हर 5 साल में कराइए, और अगर सिर्फ पैप स्मेयर करा रहे हैं तो 3 साल में आपको कराना चाहिए, और वाया हर 5 साल में। ये बस एक पिक्टोरियल वो स्लाइड है जिसमें कि आप बाएं तरफ देख सकते हैं, ये स्पेकुलम है और ये अलग तरह के आई स्पेचुला है, ब्रशेज हैं। इससे हम बच्चेदानी के मुंह को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, और ब्रश और स्पेचुला से हम ये जो एक्सफोलिएटेड सेल होता है वो ले लेते हैं, स्लाइड पे स्प्रेड कर देते हैं, इमीडिएटली वी फिक्स इट अप विद अल्कोहल, एंड इसको फिर लैब में भेज देते हैं। वहाँ पे इसको साइटोलॉजी इसकी होती है, और इसमें कोई एबनॉर्मल सेल है तो हमें उसी हिसाब से रिपोर्टिंग आती है। इसका थोड़ा बेटर वर्जन है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ये जो हम नॉर्मल करते हैं उसमें कुछ डेब्रीज, ब्लड क्लॉट्स ये सब रहते हैं, तो उसमें फॉल्स नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसमें ये सारे डेब्रीज और ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूज करके, और सिर्फ सेल्स का एक बहुत ही अच्छा लेयर, इसमें थोड़ी इसकी सेंसिटिविटी इंप्रूव कर जाती है इस टेस्ट में, बट ये कॉस्टली होता है बनिस्बत पैप स्मेयर के। इसके अलावा
विजुअल मेथड, वो दोनों साइटोलॉजिकल मेथड हैं, ये विजुअल मेथड्स हैं। इसमें हमने जैसा बताया वाया विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एस्टिक एप्लीकेशन, आप देखिए इस सर्विक्स में लगाएं और इस सर्विक्स में लगाएं, इसमें आप देखिए दिस इज नॉर्मल, बट यहाँ जब लगाएं यू कैन सी अ वेल डिमार्केटेड वाइट pearly white area, and these area are suspicious area. It is not always malignancy, but it could be inflammation, it could be metaplasia, but we have to see this lesion. इसको अगर कहीं भी suspicious है तो इसको बायोप्सी करके और कंफर्म करना चाहिए। दूसरा मेथड होता है विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर Lugol's iodine एप्लीकेशन। जो नॉर्मल सर्विक्स होता है, जो उसका बाहर का पोर्शन है, वहां पे ग्लाइकोजन की वजह से महोनी ब्राउन कलर का वो दिखता है, और अंदर वाला पोर्शन वहां पे इसकी डेफिसिट होती है तो वो पिंक दिखता है। पर अगर वो मैलिग्नेंसी या प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं बाहर में, तो वो वहां पे वो डेफिसिट हो जाता है ग्लाइकोजन की, बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड बाय द कैंसर सेल्स। सो आप इन्वेजिव और इसमें देखिए दोनों में जो कलर है एक्टिव सर्विक्स से वो येलो है, मस्टर्ड येलो हम कहते हैं। दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ इन्वेजिव कैंसर। इसके अलावा जो लेटेस्ट है, जो नई टेक्निक है, वो एचपीवी टेस्टिंग। सीधे हम एचपीवी वायरस के डीएनए को टेस्ट करते हैं और इसको हम मॉलिक्यूलर मेथड कहते हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट में मौजूद है। और ये टेस्ट अभी कुछ दिनों में ये सभी टेस्ट को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ गया हाई रिस्क के लिए, तो आप समझ लीजिए कि 5 से 8 साल तक आपको कोई भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर स्टडी है जो कि सारे टेस्ट को कंबाइन करके आपको दिखा रहा है। पहला ग्रुप है एचपीवी टेस्टिंग, जिसमें आप देखिए, और लास्ट वाला ग्रुप जो है वो है जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं किया जा रहा है। साइटोलॉजी एंड वाया का करीब करीब सिमिलर रिजल्ट है। आप देखिए जो एचपीवी टेस्टिंग ग्रुप है उसमें डेथ फ्रॉम द कैंसर एंड द रेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर सिग्निफिकेंटली कम है एज कंपेयर टू अदर्स। एक बहुत ही बिजी स्लाइड है, बट दिस स्लाइड्स टेल्स होल स्टोरी अबाउट सर्वाइकल कैंसर। 93% केसेस, 93% आप प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग स्टार्ट करने का एज 21 ईयर है, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सिर्फ पैप्समेयर होता है। आप यहाँ पे एचपीवी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आमतौर से एचपीवी इन्फेक्शन होता ही होता है। तो हमें इतना टाइम देना है कि बॉडी इसको क्लियर कर ले। सो 30 ईयर्स, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स आपके पास 3 ऑप्शन है। आइदर यू गेट पैप्समेयर और को टेस्टिंग, मीन्स बोथ पैप एंड एचपीवी डीएनए, और सिर्फ एचपीवी डीएनए। एंड एट 65 ईयर वी शुड स्टॉप स्क्रीनिंग इफ लास्ट 5 साल में उनकी कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, तो उसके बाद स्क्रीनिंग हमको बंद करना है। आई थिंक दिस इज फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। व्हाई वी गेट स्क्रीन? बिकॉज आउट ऑफ 5, 4 डू हैव एचपीवी इन्फेक्शन, तो हम उसको डिटेक्ट करके आगे फर्दर उसकी कैंसर, प्री कैंसर लीजन नहीं होने देते। स्क्रीनिंग इज प्रिवेंशन, बिकॉज स्क्रीन करके आपने प्री कैंसर लीजन को पकड़ लिया, एंड यू कैन सी मोर देन 50% ऑफ ऑल न्यू सर्वाइकल कैंसर are in women who either they didn't have any screening or last 5 साल में उन्होंने कोई स्क्रीनिंग नहीं कराई है। Early diagnosis is always, if we catch this cervix, this cancer in stage 1, obviously patient is going to be cured, but after that only control is the option. So to summarize, cervical cancer can be prevented, eliminated and eradicated. This is for sure. Encourage cervical screening. I'm just I wanted to say to the gynecologists who sitting in the periphery, because screening करिए, and screening से ही आप कैंसर को बचा सकते हैं। I just tell you example in Australia. I was there 2007 when the vaccine was inaugurated, was launched, and there each and every patient has the health card, and there's a column of pap smear, and that column has to be filled up by either doctor or the midwives. So and Australia is the only country which is going to eradicate this disease very soon. Ensure follow up women who are screen positive. अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको फिर इसको ट्रीट करना, नहीं तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। Another thing is आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, बट पेशेंट हैज सिम्टम्स, डिस्चार्ज हो रहा है, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, यू री एग्जामिन एंड रीटेस्ट योर whatever diagnostic test you have. And of course vaccination is the most realistic, there's no doubt about that, to prevent cervical cancer. So ultimately WHO has given a call. He has given a call on 17th of November this year also, and in 2008 this call is basically global call
to eradicate cervical cancer, and the target has been given. They have that the world should be without cervical cancer by 2030. By 2030, the WHO has given this target that the 90% girls should be vaccinated by age of 15 years, and 70% of the women around 35 to 45 should be screened, and the mortality should be decreased by 30%. So to eradicate, eliminate this cancer and to make the world free of cervical cancer, let's join hand to fight against this deadly disease. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर अंजू। आपने बहुत ही अच्छे से ये समझाया लोगों को कि किस तरीके से इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है और वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीनेशन ज़रूरी है और उसके बाद स्क्रीनिंग ज़रूरी है, एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर जो अभी डॉक्टर गौरव अग्रवाल बता रहे थे, जिसमें लोग महिलाएं अपने से अपना स्तन का एग्जामिनेशन करके, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके थोड़ा बहुत रूटीन में स्क्रीनिंग कर सकती हैं। एज कम्पेयर सर्वाइकल कैंसर में इट इज़ इम्पोर्टेंट सबसे पहले वैक्सीनेशन हो और दूसरा ये कि रेगुलर चेकअप हो और स्क्रीनिंग हो महिलाओं की, ताकि वो समझें कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतनी जल्दी इसको ठीक किया जा सकता है अगर डायग्नोस होता है तो। थैंक यू डॉक्टर अंजू। अब हम कैंसर से अब आगे बढ़ के हम उन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे जो महिलाएं, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को परेशानी होती है जॉइंट पेन्स की। Dr. Amita Agarwal है from the Department of Clinical Immunology. She has been looking at this disease for long, and she will make us understand that what is important for women to understand कि किन causes से ये हो सकती है और क्या तरीके हैं ताकि ये ना हो और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो सके। Dr. Amita Agarwal from the Department of Clinical Immunology. Dr. Vinita, thank you. And at the outset, I must say that you have chosen such topics which are much more relevant for women, and it's absolutely appropriate for the International Women's Day to have topics which affect women more than men. But it's not that they affect only women. All these diseases, the ones which I'm going to talk, can also affect men. And if they affect men in your family, they also affect you indirectly. मेरा टॉक, मेरे जो भाषण या जो भी आप इसे कहें, ये बहुत छोटा है। मैं तो सोच रही थी कि हम आपसे बात करेंगे क्योंकि लोगों के मन में ज़्यादा भ्रांतियां हैं आर्थराइटिस के बारे में, बनिस्बत इसके कि हम आपको कुछ बताएं इसके बारे में। लोगों को यही नहीं पता है कि आर्थराइटिस क्या है। हम हर दर्द को आर्थराइटिस समझते हैं। एक्चुअली जो आर्थराइटिस वर्ड का मीनिंग है, उसका मतलब है कि जोड़ों के दर्द को ही सिर्फ आर्थराइटिस कहा जाता है। मांसपेशी का दर्द या कोई टेंडन में दर्द, उसको आर्थराइटिस नहीं कहते हैं। पर हमारे पास जो मरीज आते हैं वो सोचते हैं कि कोई भी दर्द कहीं भी है वो आर्थराइटिस है। सबसे पहले तो इसको ये आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा सर्वे इंडिया में किया गया और जो लोगों को दर्द था कहीं पर, ये देखा गया कि उसके क्या कारण थे। ये करीब 15 जगह पर भारत देश में किया गया और उसमें पता चला कि 35% जो दर्द होता है वो जनरली जॉइंट से नहीं होता है। वो मांसपेशियां और जो चीज़ें हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं, उन्हीं से वो दर्द पनपता है और उसका बहुत कोई सीरियसनेस नहीं होती है। और 20% जो दर्द है वो बहुत छोटी जगह पे होता है, मतलब थोड़ी सी जगह पे रहता है, उसको हम सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म बोलते हैं। वो भी कोई सीरियस नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम दर्द जो हमारी लेडीज़ में या हमारी पॉपुलेशन में होते हैं वो गंभीर होते हैं। और आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कभी जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द नहीं हुआ होगा। जिस दिन हम ज़्यादा काम कर लेते हैं उस दिन ही हम सोचते हैं हमको दर्द हो गया। तो इसीलिए हर दर्द को हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत कोई सीरियस चीज़ है। तो दो डिजीजेज जो थोड़ी सी हमारे देश में ज़्यादा कॉमन हैं वो है एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो करीब 1 से 1% जनता को प्रभावित करती है। और यदि हम लेडीज़ को लें तो करीब अबाउट 3% लेडीज़ में ये बीमारी हो सकती है। और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम उम्र का गठिया या बोलते हैं कि उम्र का तकाजा हो गया है और आदमी को जोड़ों में दर्द हो रहा है। वो करीब 1/3 लोगों में हो सकता है, स्पेशली जो कि जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। तो हम इन दोनों बीमारियों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में देखेंगे।
तो यदि हम देखें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो जनरली हाथ के जोड़ों, पैर के जोड़ों और छोटे जोड़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है बनिस्बत ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि घुटने के जोड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और या फिर कूल्हे के जोड़ को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 0.5 से 1% पॉपुलेशन में होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि हम पूरी पॉपुलेशन लें तो करीब 10% होता है, और यदि हम 50 साल के ऊपर लें तो करीब 1/3 लोगों को उसके लक्षण हो सकते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये जो बीमारी है ये करीब जनरली 20 साल से 60 साल की औरतों में होती है। ये 3 गुना औरतों में ज़्यादा प्रभावित होते हैं औरतें बनिस्बत की आदमियों के। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो सुबह उठने में जकड़न रहती है, और जब आप जान सकते हैं कि लेडी सुबह उठी और उसे जकड़न है तो बच्चों का टिफिन कैसे बनेगा, नाश्ता कैसे तैयार होगा, और शुरू में जब स्वेलिंग वगैरह नहीं होती तो परिवार वाले भी ये सोचते हैं कि भाई ये महिला काम नहीं करना चाहती, ये बहू हमारा काम नहीं करना चाहती, इसीलिए ये कह रही है कि हमें जकड़न है, जबकि दिखाई में कुछ नहीं पड़ रहा है। और दूसरा जो सिम्टम होता है जिसकी कोई दिखाई नहीं पड़ता है वो होती है थकान, क्योंकि आपके अंदर बीमारी चल रही है तो आपको थकान महसूस होगी और जकड़न रहेगी, पर देखने में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़े दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जोड़ों में सूजन आने लगती है। जब ये होने लगे तब हमको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि थकान और जकड़न के बहुत और कारण भी हो सकते हैं। यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमको उठने का मन नहीं करता, हमको जकड़न लगती है, हम सारा दिन दुखी रहते हैं, थके रहते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि उसके लिए हमें डॉक्टर के पास भागना है। तो जोड़ों में सूजन आना एक विशेष लक्षण है जिसको हमें, जब भी एक भी जोड़ में सूजन आए तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा शारीरिक क्या शुरुआती लक्षण हो सकता है कि आपको मुट्ठी बंद करने में मुश्किल हो सकती है, तवे को उठाने में मुश्किल हो सकता है, कुकर बंद करने में मुश्किल हो सकती है। तो जब ये सब लक्षण होने लगे तो लगेगा कि भाई सचमुच कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है धीरे धीरे खून की कमी आ जाती है, और लोग अपना टेस्ट कराते हैं और फिर चिंता करते हैं कि हमारा ESR बढ़ा हुआ है। हमारे पास बहुत से मरीज सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हमारा खून कम है, ESR बढ़ा हुआ है और हमारे जोड़ों में दर्द है। तो ये लक्षण हमको देखने चाहिए। यदि जोड़ों की बीमारी के साथ आपको साथ में चमड़ी पर कोई दाग है, या आपको बुखार आ रहा है, या आपकी छाती में पानी आ गया है जिसको हम प्लूरेसी बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या मुंह में छाले हो रहे हैं, तब मतलब है कि ये जोड़ों का दर्द एक गंभीर बीमारी के लक्षण दर्शा रहा है, और हमें जल्दी ही एक विशेषज्ञ से मिलने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारियां जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ ये गंभीर हो सकती है, ये अंदर के अंगों को प्रभावित कर सकती हैं, और इसमें अपने गुर्दे, हार्ट, लंग्स और ब्रेन पर प्रभाव हो सकता है। उसके लिए हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और एक और बीमारी होती है जिसमें कि आपको लगेगा कि आपकी चमड़ी शाइनी हो रही है, बहुत चमकदार चमड़ी हो रही है, या वो टाइट होती जा रही है, आपको हाथ और अपने जोड़ हिलाने में परेशानी हो रही है, पूरे मुड़ नहीं रहे हैं, और ठंड में यदि आप ठंडे पानी में बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं तब आपके हाथ नीले हो जाते हैं, वो थोड़े देर टाइम रहेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। तो आप सोचते हैं शायद बहुत ठंडा है इसी कारण से है, पर यदि ये लक्षण हो तो हमें डॉक्टर के पास जाकर एक बार दिखाना है कि कहीं आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा कि अभी डॉक्टर अंजू और डॉक्टर गौरव ने कैंसर के बारे में बताया, वैसे ही इन बीमारियों में भी यदि हम जल्दी इलाज कराएंगे, जैसे ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि जैसे आपके पहले सिम्टम यहाँ शुरू हुए और ये गोला जो है वो दिखा रहा है कि कब आपने इलाज शुरू किया। यदि आपने जल्दी इलाज शुरू करा तो आपकी बीमारी एकदम अच्छी रहेगी, आपके जोड़ खराब नहीं होंगे, आपके जोड़ टेढ़े नहीं होंगे और आपकी कार्य क्षमता बनी रहेगी। यदि आपने थोड़ी देर के बाद इलाज कराया तब भी आपके जोड़ काफी अच्छे रहेंगे, पर यदि आप इलाज को देर करते रहे और इलाज पूरा ठीक नहीं हुआ तो जोड़ धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं, और मरीज को फिर बिस्तर का सहारा लेना पड़ता है। इसका इलाज बहुत आसान है, पर इलाज लंबा चलता है। ऑलमोस्ट हमको सारी जिंदगी ही थोड़ी सी दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है, पर हमको ये सोचना है कि यदि हम थोड़ी दवा खाकर
एकदम नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। बनस्पत ये कि हम इलाज ना करें और घर में बैठे रहें और जोड़ खराब होते जाएं, क्योंकि यदि आप इलाज करते रहेंगे तो आप अपने घर परिवार को देख पाएंगे, अपने बच्चों को देख पाएंगे। और इसका इलाज कोई महंगा नहीं है। यदि हम शुरू में इलाज कर लें, बहुत सस्ती दवाएं हैं, पूरे महीने का खर्चा करीब 100 से 150 रुपए में ही पूरा इलाज हो सकता है। और उसमें सिंपल टेस्ट हैं जो आपको करने हैं और आपके घर के पास ही उसका आप इलाज कर सकते हैं। एक दो बार आप बीच में आके दिखा सकते हैं बड़े अस्पताल में, और फिर हम लोग आपको समझा सकते हैं जिससे कि आप घर के पास ही मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और हमारे पास साल में एक बार आने की जरूरत है, बार बार आने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, यदि आप अपनी बीमारी के बारे में पूरा समझ लें और उसको समझकर इलाज करें। पर यदि इलाज हम नहीं शुरू करते तो फिर बाद में हमको ज्यादा दवाएं यूज करनी पड़ती हैं और उसकी गंभीरता बढ़ती चली जाती है और कभी कभी जोड़ को बदलने की भी नौबत आ सकती है। दूसरा, हमारे देश में लोग ये सोचते हैं कि जोड़ों का दर्द खाने से होता है। तो ये हमने एक छोटा सा सर्वे एक दिन ओपीडी में किया। 29 लोग आए तो उनको पूछा कि आप क्या सोचते हैं, किस खाना खाने से आपका दर्द बढ़ता है? तो ये चीजें हैं, लोग सोचते हैं कि खट्टा पीने से हमारा दर्द बढ़ जाता है, नींबू की कोई चीज खाई गई या बैंगन, लोग बैंगन को हमेशा समझते हैं कि बैंगन से जोड़ों का दर्द बढ़ जाती है, दही खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ता है या चावल खाने से बढ़ता है। पर एक्चुअली साइंटिफिकली कोई भी रीजन नहीं है। हमें भगवान ने सब चीज खाने के लिए बनाई है और सबको खाना है हमें, और हम खाएंगे तो हमें पर्याप्त चीजें मिलेंगी और हमारा हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम लोग ये देखते हैं कि मरीज ये सब खाना बंद कर देते हैं और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है, वजन घट जाता है, हीमोग्लोबिन घट जाता है और बाकी चीजों की भी कमी हो जाती है। तो इस बीमारी को इलाज करने के बेसिकली बहुत सिंपल साधन है। दवाई को लगातार खाएं। यदि कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। यदि दवाई आपको सूट नहीं कर रही तो अपने आप बंद ना करें, डॉक्टर से पूछ कर बंद करें। अपने जोड़ों को हिलाएं, सिंपल कसरत करें। हमें कोई पहलवान बनने के लिए कसरत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि हर जोड़ को हिलाना है। कम से कम 10 से 15 बार दिन में उसको हिलाएं। अपने वजन को ना बढ़ने दें, क्योंकि जोड़ों की बीमारी है। अब घुटने बेचारा कैसे वो वजन उठाएगा यदि आपका वजन बढ़ गया? तो वजन को कंट्रोल में रखें। और लोगों ने ये भी दिखाया है कि सिगरेट पीने से इस बीमारी की क्षमता बढ़ जाती है और इस बीमारी की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और वैसे भी सिगरेट पीना कोई अच्छी चीज नहीं है, तो उसको जितना जल्दी त्याग कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। और खाने में कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यही बताते हैं मरीजों को कि आपने इतने दिन कुछ ये नहीं खाए बैगन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, आपको आना ही पड़ा हमारे पास। तो इससे क्लियर है कि आपको इस खाने से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो कि हम लोग बोलते हैं बीमारी बड़ी उम्र में होती है, जनरली 50 साल की उम्र के बाद होती है। और इसमें विशेषता घुटने में दर्द होता है और आदमी को जब सुबह सो के उठते हैं बस 5-7 मिनट जकड़न रहेगी और जब चलने लगे तो एकदम अच्छे से चलने लग जाते हैं। और या आप एक ही जगह पर बैठे रहे बहुत देर, जब उठेंगे तो अपने को घुटने को सीधा करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर 2-4 मिनट में आप सही हो जाते हैं। और कोई कोई मरीज कहते हैं कि हमें कट कट की आवाज आती है घुटने में, या घुटने टेढ़े हो जा रहे हैं, कि जैसे बो लेग्स हो गया। और इसमें दर्द, कभी कभी ये बीमारी आपके कूल्हे के जोड़ को भी प्रभावित कर सकती है, रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर सकती है, गर्दन के जोड़ों को भी प्रभावित करती है, जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। वो सब एक ही बीमारी है और इसको कॉमन भाषा में वियर एंड टियर, क्योंकि हम लोगों ने इन जोड़ों को इतने साल यूज किया है तो वो धीरे धीरे थोड़े पुराने हो जाते हैं। जैसे बाल सफेद हो गए ऐसे जोड़ भी थोड़े पुराने हो गए। और इसमें आप देख रहे हैं कि जोड़ में जो जगह होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और इसी कारण से थोड़ी स्टिफनेस हो जाती है और जोड़ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। और दूसरा है कि हमारे देश में हमको ये इस तरह उकड़ू बैठने की बहुत आदत है। जब हम लोग उकड़ू बैठते हैं तो नी जॉइंट में या घुटने के जॉइंट में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो जो मरीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो उनको जनरली ये अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा है कि ये जो हम लोग पालती मारकर बैठते हैं, पालती मार के बैठने में भी नी में प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका बैठने का है कुर्सी पर बैठना। नमाज, इसमें भी हमको घुटने में बहुत प्रेशर होता है, तो इसलिए, और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस तरह न अपना नमाज करें या बैठकर नमाज करें।
तो इसीलिए बेहतर है कि हम, यदि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम कुर्सी पर बैठकर या किसी और चीज पर बैठकर अपने नमाज कर लें और अपने कार्य उसी तरह से करें। ये बहुत एक सिंपल चीज है और इससे आपके जोड़ को आगे की वियर एंड टियर से हम बचा सकते हैं। दूसरा, अब जब इमारत पुरानी हो रही है तो उसके ऊपर वजन थोड़ा कम कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो लोगों ने ये दिखाया है साइंस में कि यदि हम 2 से 3 किलो भी वजन कम कर लें, यदि आप 70 किलो के हैं या 80 किलो के हैं, 2-3 किलो वजन कम करने से जितना आराम घुटने के जोड़ों में दर्द में होगा उतना कोई दवाई खाने से कभी नहीं होगा। तो जितना भी आप खाते हैं उसको 3/4 कर दें और सब खाएं, मतलब सब चीजें खानी चाहिए पर कम मात्रा में खानी चाहिए। फिर कसरत बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि घुटना पुराना हो रहा है तो कम से कम मांसपेशियों को अच्छा कर दिया जाए जो कि आपके वजन को सपोर्ट कर सके। तो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कसरत करने की जरूरत है। साइकिल चला सकते हैं, उससे आपको बाहर अच्छी हवा भी मिलेगी, आपके फेफड़ों को भी अच्छी हवा मिलेगी और आपका घुटने का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। यदि आपको साइकिल नहीं चलाना आता तो आप स्टैटिक साइकिल यूज कर सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं, पर जॉगिंग नहीं करना चाहिए। जॉगिंग घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। कोई भी चीज जिसमें हम जंप करके काम करते हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस, ये सब एक्सरसाइजेज अच्छी नहीं है घुटने के लिए। और इसमें सिंपल एक्सरसाइज दिखाई गई हैं जो आप कहीं भी इंटरनेट से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और घुटने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें हमको बहुत हल्के पेन किलर्स लेने चाहिए यदि दर्द ज़्यादा है, या तो पैरासीटामॉल ले लें जो कि बुखार के लिए यूज़ करते हैं, या सिंपल पेन किलर्स वो भी थोड़े दिन के लिए लें, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा उम्र में होती है, उस समय हमको कम से कम दवा लेनी चाहिए। और यदि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तब हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो यदि आपके कोई प्रश्न है तो हम उनको उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अमिता। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने हमारे सब ऑडियंस से बात करी एंड ये समझाने के लिए कि हर दर्द आर्थराइटिस नहीं होता और आर्थराइटिस के भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आपको दिक्कत हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी कड़ी में हम एक और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर प्रीति, एक हम लोग जानते हैं कि थायराइड से रिलेटेड डिजीजेस काफ़ी कॉमन है और कई बार ऐसा होता है कि उनको पहचानने में हम लोग देर कर देते हैं, तब उसकी वजह से कुछ ऐसी आगे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो बाद में आपको असर करें। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर प्रीति दबादगांव की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी में प्रोफेसर हैं, वो बात करेंगी थायराइड प्रॉब्लम्स स्पेशली इन वुमेन। ऑफ कोर्स जैसे कि पहले कहा जा चुका है ये मेन में भी होती हैं एंड उनके लिए अवेयरनेस और जल्दी डायग्नोसिस की बहुत जरूरी है उनका। सो डॉक्टर प्रीति प्लीज। Thank you, Vinita. All speakers before me have actually thanked the director, Professor Dhiman, and you, as well as Afzal, for taking this initiative and making women aware of very common diseases. So I don't have slides, so I'll just go through an important aspect in thyroid physiology. मतलब thyroid hormone जो है वो महिलाओं में ही नहीं सभी में उसकी आवश्यकता होती है। और थायराइड जो नॉर्मली बनता है उसमें आयोडीन करके जो एलिमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और थायराइड फिजियोलॉजी एक पब्लिक हेल्थ डिसऑर्डर के रूप में होती है और हम महिलाएं उसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं उसके बारे में मैं पहले 2 मिनट एक महत्वपूर्ण जानकारी देके फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में महिलाओं में क्या है उसके बारे में बात करूंगी। थायराइड हार्मोन या आयोडीन युक्त पदार्थ जो शरीर में बनते हैं वो सभी तरह के जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो फ्रॉग्स हों, और हर किस्म के जानवरों में ये पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ यदि सभी एनिमल किंगडम या सभी जंतुओं में पाया जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो पदार्थ जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आयोडीन और थायराइड हार्मोन एक नॉर्मल ऑर्गन बनने या नॉर्मल जीव जंतु बनने, उसकी ग्रोथ, उसकी मैच्योरेशन और उसके नॉर्मल काम करने के लिए अति आवश्यक है। तो ये हम मनुष्य प्रजाति के लिए किस तरह से इसका संबंध कहाँ आता है? तो आयोडीन डेफिशिएंसी और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, these are two very major public health disorders and we women actually can play a big role
in eradicating these things from the public. कैसे? आयोडीन हमें एक 100 माइक्रोग्राम प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, और कॉमन सोर्स जिस हम लोग जैसे लोगों के लिए है, जिसमें चूंकि हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक नहीं मिलती, इसलिए कॉमन चीज होती है। विभिन्न देशों में पाया गया है कि आयोडीन किस तरह से शरीर में आए, और हम उत्तर प्रदेश में खास करके इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बारिशों में जो पानी पहाड़ों से आता है ना, तो जो टॉप सॉइल होती है वो सारी निकल जाती है। दैट टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे ज्यादा आयोडीन युक्त होती है। तो हमारी जो फसल उगती है इन प्लेन्स में, वो आयोडीन कंटेंट उसमें कम होता है। तो बाकी देशों में आयोडीन को बढ़ाने की जो तरीका है वो है या तो ब्रेड में, दूध में, घी या ऑयल में, या कॉमनेस्ट नमक एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति इस्तेमाल में लाता है। तो यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम है अपने देश में, जिसकी वजह से जो 70 और 80 के दशक में जो आयोडीन डेफिशिएंसी यूपी और तराई रीजन में पाई गई थी, गोंडा, बस्ती, बलिया, आपने देखा होगा, वहां के लोगों को बड़े बड़े घेंगे होते थे जो सारे आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते थे। पर चूंकि ये यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम के कारण अब उस तरह के घेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं, और आयोडीन डेफिशिएंसी का अनुपात भी 70-80% से कम होकर अब 20 से 25% है। और आयोडीन डेफिशिएंसी सिर्फ घेंगा ही नहीं करता, बच्चों में क्रेटिनिज्म होता है, माताओं में फीटल लॉस मतलब अबॉर्शन होते हैं, या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और मंद बुद्धि का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हमें महिलाओं को क्या करना है? आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना है, पूरे परिवार के लिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना है। इवन हमारा जो खड़ा नमक मिलता है, जो गांव और सब जो जिनकी आय कम होती है वो आमतौर पे खड़ा नमक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैकेट नमक महंगा होता है। पर वो खड़ा नमक भी आयोडाइज्ड होता है जब फैक्ट्री से निकलता है या जो बनाते हैं, पर हमारी आदत होती है कि हम उस खड़ा नमक को धो के इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वो पूरा आयोडीन चला जाता है। तो कुछ तो भी हम लोग को भी करना है, और लोगों को भी ये देखना है कि खड़ा नमक जो हम इस्तेमाल करें वो आयोडीन युक्त हो, या आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। दूसरा पब्लिक हेल्थ, मैंने बोला कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब उसे थायराइड हार्मोन की कमी होती है। नॉर्मली जब बच्चे पेट में होते हैं तो शुरू के 10 हफ्ते जब बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है तो माँ उसकी पूर्ण थायराइड हार्मोन सप्लाई करती है। 10 से 12 हफ्ते के बाद बच्चा अपने आप खुद थायराइड हार्मोन बनाने लगता है और उसे माँ के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पर जब ये बच्चा पैदा होता है तो उसपे थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन डेवलपमेंट। थायराइड हार्मोन शुरू के 3 साल में दिमागी विकास के लिए अति आवश्यक है, और बच्चा जब पैदा होता है उसे कोई साइन और सिम्टम नहीं होते हैं, पर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग मतलब बच्चा पैदा होने के तुरंत 24, 48, 72 घंटे में यदि आपने ब्लड टेस्ट किया तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज कर सकते हैं, और उसका इलाज मात्र 50 रुपए प्रति माह के हिसाब से आप उसका इलाज कर सकते हैं। जो और ये सारी चीजें अपने देश में, इवन उत्तर प्रदेश में संभव है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के सरकारी अस्पतालों से कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अंडर डीबीटी प्रोजेक्ट की तरह किया था, और ये पाया गया कि लोगों को जब आपने अवेयर किया तो वो बकायदा टेस्ट कराने के लिए मान जाते हैं, और ये इलाज अति आसान है, और जिससे आप बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, ग्रोथ और सब पे फायदा करते हैं। तो यहाँ हम महिलाएं, माता होंगी, आगे नानी दादी होंगी, मौसी, चाची, आंटी, हम सब हैं जिन्हें अवेयर होना चाहिए कि जो भी बच्चा पैदा हो उसका थायराइड हार्मोन का टेस्ट अवश्य होना है। 2 बूंद जिंदगी भर के लिए, 2 बूंद की जांच हो या 2 ml की जांच हो, वो बच्चे को जिंदगी भर के लिए एक नॉर्मल जीवन देती है। नाउ कमिंग टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन विमेन। हाइपोथायरॉयडिज्म महिलाओं में, जैसे प्रोफेसर धीमन ने कहा, महिलाएं मतलब चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, चाहे 80 साल की बूढ़ी अम्मा हो, सारी महिलाएं इस ग्रुप में आती हैं। तो थायराइड हार्मोन की कमी जब छोटी महिलाओं में, लड़कियों में होती है तो उसके ग्रोथ पे अफेक्ट होता है, और उनके शारीरिक विकास और प्यूबर्टी मतलब बच्चों का स्तन का विकास, लड़कियों का, और माहवारी आना, ये सबसे रुक जाता है। जब और 20, 18, 19 साल की लड़की जिसको पूरी तरह से विकास हो चुका है, उसके बाद यदि थायराइड की कमी हो
तो अमूमन आम तौर पे लक्षण होते हैं कि मासिक में गड़बड़ी आना, या तो मासिक चढ़ के आना या बिल्कुल ही ना होना। महिलाओं को गर्भ में परेशानी होती है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉल प्रेग्नेंट। और बाकी जो लक्षण जो पुरुषों में, बच्चों में, सभी में पाए जाते हैं वो है वजन बढ़ना, थकान होना, बहुत ज्यादा ठंड लगना, कॉन्स्टिपेशन होना या एफिशिएंसी कम होना, थोड़ा सा मेंटेशन स्लो होना, ये सारी चीजें आम लक्षण हैं। अगेन ये याद रखना चाहिए कि थायराइड की कमी से जो वजन बढ़ता है वो 2-4 किलो बढ़ता है। यदि आपका वजन 50 से 70 हो गया तो वो बेचारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर उसका कारण नहीं है। थायराइड की कमी से कितना भी सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो, मतलब बिल्कुल ही आपकी ग्लैंड हार्मोन नहीं भी बना रही हो, तो भी इतना वजन बढ़ना इस बीमारी का लक्षण नहीं है। और इस आमतौर पे जो कारण होते हैं वो थायराइड ग्लैंड में कमी आ जाती है। और कॉमनेस्ट कॉजेस ऑटोइम्यून, मतलब जैसे आपको इन्फेक्शन होता है कोई, तो आपका शरीर का एक प्रत्यारोपण होता है और शरीर कभी भी अपने अंगों के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं डेवलप करता। कोई एक मैकेनिज्म होता है शरीर में जिससे ये इम्यूनिटी अगेंस्ट अपने शरीर के अंगों के लिए रुक जाती है। पर किसी कारणवश यदि इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो अपने ही अंगों के अगेंस्ट ये ऑटोइम्यूनिटी काम करके वो ग्लैंड का काम करना खत्म कर देती है। ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है हाइपोथायराइडिज्म का। इसका महत्व इसलिए है कि एक यदि ऑटोइम्यून डिजीज हुआ तो और भी ऑटोइम्यून डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। कॉमनेस्ट एसोसिएशन जो हाइपोथायराइडिज्म के साथ है वो है टाइप 1 डायबिटीज और सीलियाक डिजीज, जो दोनों ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं। तो इसकी जांच क्या करनी होती है? इसमें एक ब्लड टेस्ट देना होता है जिसमें TSH की जांच की जाती है और उसके बेसिस पे T4 और TSH की जांच, जिसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। और एक थायरॉक्सिन या LT4 करके एक दवा होती है जो आपको खाली पेट रोज सुबह उठ के लेनी होती है। ये दवा का एब्जॉर्प्शन बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, इसलिए आमतौर पे मरीजों को ये बताया जाता है कि आप उठते बराबर लीजिए और उसके बाद कुछ भी सेवन, चाय, दूध, कॉफी, नाश्ता, जो भी आपका सेवन है उसमें एक आधे घंटे का अंतराल रखिए जिससे ये दवा अच्छे से एब्जॉर्ब हो। कई सारी दवाइयां मरीज साथ में कई बीमारियों के लिए लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है पैंटॉप या पैंटोप्राजोल, जो एसिडिटी कम करती है, उससे भी एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। और दूसरा है कैल्शियम और आयरन। आयरन भी आमतौर पे फास्टिंग बताया जाता है, तो जनरली थायराइड और आयरन के बीच में भी एक आधे घंटे का अंतराल रखना चाहिए। तो ये 3-4 दवाइयां हैं जो कॉमनली मरीज साथ में लेते हैं, तो ये ध्यान रहे कि ये दोनों दवाइयों में भी अंतर रहे। और एक बार आपका डोज फिक्स हो जाए तो आपको बार बार TSH कराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लोकल डॉक्टर को भी TSH करा के जो वैल्यू है वो 4 के नीचे रहे तो कंट्रोल सही माना जाता है और आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और 2 साल में एक बार आप हमारे पास विशेष सलाह के लिए आ सकते हैं। पर जरा भी कोई और प्रॉब्लम हो तो ये मत सोचिए कि थायराइड की वजह से है। और जब आप दवा ले रहे हैं तो आज TSH 4 होगा, कल हो सकता है 3 हो, परसों हो सकता है कभी कभी 6 आ सकता है। कोई लैब की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है या आपके किसी खाने में कोई पदार्थ आ गया हो उसकी वजह से हो। इसलिए बार बार किसी भी समस्या के लिए अपनी थायराइड की जांच अनावश्यक ना कराएं, नहीं तो आप उसी रिपोर्ट को you will just keep on chasing that report to get it into normal rather than actually having a thyroid problem. सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन का डोज बढ़ाने की आवश्यकता होती है, वो है गर्भावस्था में। प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको 25 से 30% डोज बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने बोला कि बच्चे का जो है थायराइड हार्मोन की जो पूर्णता है वो माँ करती है। तो इनिशियली रिक्वायरमेंट बढ़ता है, वो पूरी प्रेगनेंसी भर उसी तरह चलता है और जब डिलीवरी हो जाती है उसके 4 से 6 हफ्ते बाद आप वापस से अपने पुराने डोज पे आ जाते हैं। यदि आपको आप पूरी तरह से दवा ठीक से ले रहे हैं फिर भी आपका TSH कंट्रोल में नहीं है या आपको बहुत सिम्टम्स है और आपका डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और TSH बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दवा लेने में गड़बड़ी है या फिर आपको कोई मैल एब्जॉर्प्शन एसोसिएटेड मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज हो गया है,
कॉमनेस्ट जैसे मैंने आपको बताया सीलियाक डिजीज है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करती है। तो फिर इसलिए फिर आपको सीलियाक के लिए जांच करा के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना आवश्यक है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म एज सच इज नॉट अ वेरी सीरियस कंडीशन, बट थायराइड हार्मोन एक नॉर्मल लेवल में होना हर व्यक्ति के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। इसलिए आपको यदि सिम्टम्स हो, इस तरह के लक्षण हो, तो टेस्ट अवश्य कराइए, और यदि डायग्नोज होता है तो दवा जो है उसको नियमित रूप से खाली पेट लें, तो आपको न डॉक्टर से बार बार थायराइड की वजह से मिलना पड़ेगा, न जांचें करानी पड़ेंगी। और जैसे मैंने आपको बोला कि प्लीज रिमेंबर द 2 पब्लिक हेल्थ इश्यूज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी एंड screening for congenital hypothyroidism, which all women should do. If I'm able to get this message across to women today on this important day related to us, I think my talk will be successful. Thank you. थैंक यू डॉक्टर प्रीति, बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया सब हमारे ऑडियंस को। और 2 चीजें अगर हम ये याद रख सकेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एंड इनफैक्ट आप पीजीआई में सभी हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं सब यहाँ पर एज कंसल्टेंट्स हैं। सो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर अमिता ने काफ़ी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो था कि हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर अमिता हैज़ ऑलरेडी आंसर्ड कि अगर आपको आर्थराइटिस है तब आप सीढ़ी कम चढ़ें, नहीं तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप नॉर्मली चल सकते हैं, और अगर आर्थराइटिस है तो जितना बहुत ज़रूरी हो उतना चढ़ें, बाकी आप अपने बीमारी के हिसाब से करें। आई थिंक वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर अंजू, वो भी अभी आंसर करेंगी। डॉक्टर प्रीति से पूछा है, कोई पूछना चाहते हैं कि TSH अगर 6.5 है और लड़की कंसीव करना चाहती हैं तो क्या मेडिसिन? आमतौर पे आवश्यकता नहीं होती। इसकी एक T4 और TPO की जांच कराना आवश्यक है। यदि उसमें कोई खराबी आती है तो फिर डॉक्टर आपको सलाह देंगे, और यदि मुश्किल हो रहा है प्रेगनेंसी होने में तो फिर ऐसी सिचुएशन में दवा देने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर पहली बार ही आप कोशिश कर रहे हो, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो 6.5 पे दवा की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो प्रश्न है वो है कि अगर हमारी उम्र 42 साल की है और HPV वैक्सीन नहीं लगा है तो हमें HPV वैक्सीन की 3 डोज 6 मंथ्स के अंतराल पे लगानी चाहिए, और ये इफेक्टिव होगा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कि नहीं। जैसा मैंने बताया कि HPV इन्फेक्शन को ना हो इसके लिए जो वैक्सीन है ये 9 से 14 साल की उम्र में ही सबसे ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि उस वक्त जो एंटीबॉडी बनने की जो क्षमता होती है, जो इम्यूनोजेनिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो कैंसर से लड़ने की जो क्षमता है वो उस अनुपात में नहीं होगी। पर बेशक लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा फायदा है, पर ये फायदा यंग लड़कियों के अनुपात में कम है। पर अगर आपके पास ऑप्शन है आप बिल्कुल लगवा लीजिए, इसमें आपको थोड़ा फायदा, ये कोई नुकसान नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ये सेमिनार आप लोगों को इससे थोड़ा लाभ हुआ होगा, और जो हम लोग की वुमेन की कॉमन बीमारियां हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं डॉक्टर धीमन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी थैंक यू डॉक्टर विनीता। आज का ये जो प्रोग्राम रहा है बहुत अच्छा रहा है, और मैंने मोस्ट ऑफ इट सुना है, और मैं चाहूँगा कि जैसे जो मेन पॉइंट थे शायद आपने उनको लिया होगा, समझा होगा, और उसको ज़रूर उसके पर चलें और उसको एक्सेप्ट करें, और जितने भी आपके कांटेक्ट में जो आते हैं, चाहे वो आपके घर में हों चाहे आपके फ्रेंड्स हों, जो आपने आज सुना है, अगर आप उसको आगे पास ऑन करते हैं दूसरी महिलाओं को, वो और भी अच्छा होगा।
तो आज की जो प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस हम फर्दर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, जो आज आपने सुना है, जो समझा है, उसको आगे भी बताएं। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ मेरे को लगी है, जो मेरे को आज पहली बार ही पता चली है डॉक्टर अंजू से, कि जो वैक्सीनेशन होता है HPV के लिए वो यंग गर्ल्स में कराएं। मेरे ख्याल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। डॉक्टर प्रीति दबड़गांव ने भी बहुत ज़बरदस्त आपको मैसेजेस दिए हैं कि TSH की क्या इम्पोर्टेंस है और आयोडीन की क्या इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और डॉक्टर गौरव ने तो आपको बताया ही है कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। डॉक्टर अमिता के समय में नहीं था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें भी आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, तो उनको याद रखिए। याद तो रखिए ही, लेकिन आगे पास ऑन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा तो एक ही मैसेज था जो मैंने आपको कहा था कि फीमेल एजुकेशन के लिए डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। अगर आप सक्षम हैं 2, 3, 4 जितनी भी फीमेल के लिए पढ़ने के लिए अगर आप पैसा दे सकते हैं, मैं खुद ऐसा करता हूँ, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। बॉयज तो पढ़ लेंगे, बट मस्ट गो फॉर द फीमेल एजुकेशन। दैट्स माय फ्रॉम माय साइड just appeal to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Okay, we are ending the meeting now. Thank you. Thank you for attending.